हाँ जी, तो आज का सब्जेक्ट था हमारा वर्ण। या वर्ण, आई थिंक। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रभात ने सजेस्ट किया था ना, कि किसने सजेस्ट किया था ये? नहीं, आई थिंक कहीं अशोक ने डिस्कशन किया था, तो आपने कहा नेक्स्ट टाइम यही करते हैं। अशोक ने किया था। हाँ, अशोक ने किया। तो चलो भाई अशोक, आप ही शुरू करो। नहीं, मैं तो शायद इसको इस तरीके से कह रहा था कि भाई ये जो वन सिस्टम है, ये तो बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम है। इट हैज नथिंग टू डू तुम किस घर में पैदा हुए हो या क्या नहीं हुए हो। और उन्होंने तुम उठा के कहीं भी घर में, कोई से भी घर में देख लो, या कोई से ऑर्गेनाइजेशन में, देयर इज ऑलवेज ए स्ट्रक्चर. Everybody is not president. Somebody is clean the house, somebody cook the food, somebody does this thing. It has nothing to do with where your birth occur, like this Brahman is good or Kshatri is this good or that. This is a nonsense. और जो लोग बाग जो वो स्पेशली जो है ना, ये लोग जो हैं जो उस साइड में अपना आपके नीचे, वो सब इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, नथिंग एल्स, and just want to blame everybody else. Like if you look here in small history, like in Canada, the United States, only 200, 300 years old, Native Indians complain day and night about it. Yeah, I understand they were harmed here, but still, why you are sitting at home and drinking and not coming out to work? So opportunity is there in India always, but they have made it a political issue which has nothing to do. It's a technical issue. नहीं, वो जातिवाद लाए ना यार, वो अंग्रेजों के द्वारा। हमारे यहाँ तो जाति थी ही नहीं ना। नहीं, जाति जो है वो जाति तो ये ऐसे हो गई ना भाई। तुम हमारे बारे में, तुम थे किसान, थे, तुम्हारे पास भी किसान थे। अरे एक ही गांव में उन्होंने यूजुअली जो गोत्र सिस्टम बनाया था, एक ही गांव में यूजुअली वो लोग थे, जिससे कि लोकल करप्शन ना हो। तो ये जातिवाद तो ये वैसे ही अपना उसका है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के सब लड़के अपने नाम के आगे शास्त्री लिखते हैं, हालांकि शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी डिग्री थी वो। तो ये तो हम बना लेते हैं अपना उसमें किसी वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से कि हमारे यहाँ ये तो था ही नहीं ना भैया। मानव जाति है, पशु जाति है, राइट, फिर एनिमल जाति है, ये जातियां हैं। लेकिन हमने उसको अपने, इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, वो 4:13 में जो एक श्लोक है ना, चातुर्वर्णी मया सिस्टम गुणा कर्म विभाग आशा। मैंने जो है ये 4 वर्ण बनाए हैं गुण कर्म के हिसाब से। पूरी सृष्टि इसी तरह से बनी। जो तुम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना, वो यही तो स्ट्रक्चर है। या आई नो। वर्ण आश्रम के 2 हिस्से हैं बेसिकली। एक लेकिन वर्ण और एक आश्रम। लेकिन जैसे महाभारत में कर्ण को कौन सा शूद्र पुत्र कहते थे, क्या कहते थे? या वही था, पुत्र। हाँ, वो तो सारथी वो का लड़का था, बनाया हुआ था ना, उसका अडॉप्टेड फादर जो था, जो कुछ भी था वो। तो उसकी वजह से उसको कुछ क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन थी। कुछ सिस्टम तो था ऐसा कि नहीं आप किस जगह पैदा हुए हैं उससे आपको आइडेंटिफाई किया जाता था। नहीं, तो ब्राह्मण अगर पैदा क्षत्रिय के नहीं है घर वो। में, हाँ जी, वो जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर तक डाइल्यूट होते गए। Sanjeev, I don't think that what has to do with that thing. It is always in the society, those who has a power, they want to put somebody else down. They don't want to. That's human nature. I don't consider that they were basically. अच्छा, दूसरी बात है, अपनी जो somehow which
नॉट हमारी अपनी ही, हर सिविलाइजेशन में जब मैरिज एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई थी, उसके बाद मैरिज के बाद लड़की बच्चे जो होते थे किसी के, इस तरीके से जैसे ये हुआ था, उनको सदा सोसाइटी वही करती थी, इन ए सेंस नॉट राइट, लाइक जो अच्छा, फिर एकलव्य की क्या कहानी है? वो उसको भी तो यही गुरुजी है। ने नहीं, आई उन्होंने थिंक उनको शिक्षा नहीं दी क्योंकि वो किसी उनके उनके दूसरे गुरु, वर्ण या जाति के थे, नहीं था ऐसा? नहीं, वो तो गुरुजी जो हैं, अपने गुरुजी ने अपने उसको बचाने के लिए कर दिया ये काम। वो तो गुरुजी ने करा गड़बड़ जो करी, इसमें ये स्वास्थ्य उसने नहीं दी शिक्षा उनको। करण विद्या करण का जो ब्रदर था हम्म, उसने कुछ उच्चारण किए थे, वो जो श्लोक है, वो कहते हैं कि तू कैसे पढ़ सकता है श्लोक, तो उसके तो वो लोहे सोने को पिघाल के उसके मुंह में डाल दिया था। दैट्स नहीं, तुम ट्रूथ। कुछ और तरह से कर रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होगा भैया नहीं, यो। नो, दैट्स ये है ट्रूथ। से नो, बट ये चीजें जो है ना, इसको मैं सिंपल सा एक आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। राजगोपालाचार्य ने was the first one Hindu Indian who wrote translate रामायण एंड महाभारत इन इंग्लिश। उससे फिर यही पूछा गया, एक बार इंटरव्यू हो रहा था उनका, कि जी सब तुमने राम के ऊपर ऐसा 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 लिखा, राम ने तो सीता को निकाल दिया, राम ने फिर उसको एक किसी को ब्रह्म उसको मारा, उसने शूद्र को, तीन चीज उन्होंने बताई राम की। तो उन्होंने पहले तो जवाब दिया कि देखो, जब जो शक्ति आती है, अवतारिक शक्ति का काम था कोई, वो काम था रामायण, रावण को मारना। उसके बाद वो वहां नहीं है, बट चूंकि राम वाज ए मनुष्य, he has to stay in the society, and so he followed whatever the was practice at that time. And then he said in the end कि ओके, जिनको उनके तीन अवगुण से वो है, भैया तुम मत नहीं करो, कुछ जो उनके गुण है उन्हीं को कर लो, कोई करके, जब तुम वो कर लो ना, तब फिर मुझसे आके इस क्वेश्चन को पूछना। तो ये जो है, ये चीजें जो हैं, सदा लोग कुछ, अरे आपने सबने पढ़ा है तुलसीदास की, दो पोएट हैं ये उस टाइम, तुलसीदास एंड केशवदास। तुलसीदास तो इधर रामायण को जो कुछ भी लिख रहे हैं वो प्रो राम लिख रहे हैं। केशवदास प्रो सीता केकई लिखता था, वो उसने उस टाइम वहां दिया है कि केकई ने कुछ नहीं किया, केकई का दोष नहीं, उसके हिसाब से उसने केकई का करेक्टर बनाया। तो देयर इज ऑलवेज पीपल राइट इट डिफरेंट डिफरेंट थिंग, एंड बट बेसिकली लुक एट दिस वे, मैं वो रामायण हमारे यहाँ भी खेली जाती है, बाली में भी खेली जाती है, और सब उसमें वो है। अगर वो ऑल खराब थी, तो कैसे यहाँ से जहाँ हमारा बाली से संबंध छूट गया था है, वहाँ उसमें क्या नाम है आपका, ये मथुरा से, सॉरी, थाईलैंड से आगे जो कंट्री है वो कंबोडिया, वहाँ मंदिर बन गए, या इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए। तो सब जगह जो है, जब वो हो रहा था, तो हम लोगों में हम जो है अपने आप को आलोचना करने हुए, नो डाउट इस्लाम और मुस्लिम्स ने इसका दुरुपयोग तो किया है, बट ये कहना कि भैया तुम वो ब्राह्मण है तो ये कर सकता, ये नहीं कर सकता, दैट्स नॉनसेंस। अच्छा, चलो वापस आते हैं थोड़ा सा। वापिस आओ भैया, मैं वेट कर रहा था। और हमारी साइकी तो ऐसी हो गई है ना, जब शादियां होती हैं तो उसमें नहीं कर सकते, उसमें करते हो आप, तो यही तो साइकी है, तो और क्या है ये ये जातिवाद। संस्कार है, ये सरकार, अरे सब जो है ना, हम तीन चार क्या करते हैं ये, अबे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, उसके बाप ने भी कुछ तुम्हें बताया था, उसके बाप ने भी तुम्हें बताया, तुम सोचो हमारे सारे बाप जो थे साले खराब ही निकल गए।
ये ये अच्छा व्यक्तिगत रूप से देखिए, उनको। अशोक भाई थोड़ा चेंज करो, बहुत हो गया। देखिए एक मैं सवाल यार पूछ राम विनोद, तू खुद तो वो बोलता यार नहीं थे। थोड़ा 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 Obviously, ट्विटर मत बोलो anyway, यार, forget it. ट्विटर Forget. थोड़ा खराब लगता है। No, I know. तुम्हें खराब लगता था सबका। That's the हकीकत। देखिए Good. प्रश्न ये है, जो ज्ञान या जो रूल्स, जो सोसाइटी के अंदर चीजें बनती हैं, अगर वो ईगो से निकल कर बनती है तो उसमें कमी रहेगी ही रहेगी। जो ज्ञान ईगो से उत्पन्न होगा वो ज्ञान में कमी होगी ही होगी। तो जो सोसाइटी के अंदर अगर जाति बनेगी, अगर पावर स्ट्रक्चर बनेगा, अगर कुछ भी बनेगा, वो ईगो से उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए उसके अंदर कमी रहेगी। ये 100% होगा। जो ज्ञान ईगो से ऊपर जाके आएगा वही ज्ञान जो है आपका, जिसे कहना चाहिए कि वो ठीक रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। सोसाइटी के अंदर ईगो को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। संसार के अंदर, संसार की जो गति है उसमें ईगो का एक रोल है। उस संसार की गति को आप बिना ईगो के चला नहीं सकते। बट जब ईगो तमस से प्रभावित हो जाती है तब वो नेगेटिविटी, नेगेटिव रूल्स, नेगेटिव ज्ञान, इन सबको प्रमोट करना शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली तमस एक एसेंशियल पार्ट है सृष्टि का, तो इसको भी आप पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए जो हम जब भी हम जो संसार के या सोसाइटी के रूल्स हैं, जब भी हम उनको डिस्कस करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी जरूर नजर आएगी। मगर जो रूल्स, इसीलिए हम कहते हैं जो धार्मिक रूल्स हैं, धर्म अनुसार है, जिसके अंदर ईगो को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, वो रूल्स होते हैं वो आपके परमानेंट चलते हैं, वो वैलिड रहते हैं हर वक्त। तो सोसाइटी के अंदर कमियां तो होंगी ही होंगी, ये चाहे कोई भी सोसाइटी हो। ये कोई भारत की सोसाइटी की बात नहीं है, दुनिया के अंदर कहीं भी सोसाइटी बनेगी उसमें कमी तो रहेगी रहेगी, क्योंकि ईगो से डेवलप होंगी बहुत सारी चीजें। धर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो उसके अंदर हमें ईगो को साइड में रखना पड़ता है, तब हम धर्म की चर्चा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने इसीलिए उस श्लोक में जो अभी प्रभात में बोला, फोर्थ चैप्टर के अंदर, उन्होंने डिक्लेरेशन दी है, ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के हिसाब से, जन्म से नहीं है, गोत्र से नहीं है, जन्म से नहीं है, जाति से नहीं है। ये है सिर्फ आपके गुणों और कर्मों के हिसाब से। यानी आपका वर्ण निर्धारित होता है आपके गुण और कर्म से। आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस घर में पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है वर्ण के साथ। बट सोसाइटी ने जब उसको रूल्स के अंदर डेवलप किया, ट्रेडिशंस के अंदर डेवलप किया, उसमें ईगो आ गई, इसलिए उसमें एडल्ट्रेशन हो गई। तो हमारा जो है वो, हम जब हम
उस ईगो से डेवलप हुए एडल्ट्रेशन को देखते हैं तो उसका एक फायदा भी होता है कि हमें उसमें पता लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो हम देखते हैं कि फिर ठीक क्या है। तो ठीक के लिए फिर हमें उन्हीं ग्रंथों में, उन्हीं शास्त्रों में जाना पड़ता है जो ईगो से प्रभावित होकर नहीं लिखे गए। और इसलिए ये जो भगवत गीता के अंदर ये जो श्लोक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस चीज को आपको अपने मन में, सोसाइटी को अपने मन में धारण करना पड़ेगा। ये ज्ञान को लेना पड़ेगा। हमारा तो ज्ञान क्योंकि जो है वो सोचिए कि विलुप्त होता चला गया, क्योंकि उसको ना तो पढ़ाया गया ना उसको प्रमोट किया गया, बल्कि उसके अगेंस्ट एक ईगो जनरेटेड बिलीफ सिस्टम ने उसको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की। तो 1000 साल का ये नुकसान है। मगर अगर आप इसी धर्म के ज्ञान, धार्मिक ज्ञान को शास्त्रों के अनुसार जो ईगो से प्रभावित ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को जब आप देखना शुरू करते हैं तब आपको सृष्टि की जो रचना है उसके रहस्य समझ में आने चाहिए। उसके बिना तो हम ईगो के दायरे के अंदर ही घूमते रहते हैं। हर्ष, इसमें ईगो जो है इज मलाइंड विद तमस, तब ये देन इट विल क्रिएट द बैड रिजल्ट, या सत्वा में भी हो सकता है? सत्वा के अंदर कंपैशनेट हो जाती है ईगो। हम्म। सत्वा के अंदर ईगो जो है वो एक्टिव हो जाती है अच्छे काम करने के लिए। मगर उसके अंदर भी ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल प्योर मिल जाएगा। वो प्योर तभी मिलेगा जब परफेक्ट नहीं होगा वो। सत्वा की हाँ। पराकाष्ठा होगी, तब हम्म। प्योरिटी आएगी। उससे हम्म। पहले प्योरिटी नहीं आएगी। यानी 100 में से 99 चीजें जो है वो आपको ठीक लगेंगी तो फिर भी एक चीज कहीं ना कहीं गलत आएगा। गलत होगा। इसीलिए भगवान राम के ऊपर वो उंगली उठाई जाती है। तो एनीवे, तो वापस आए ईगो के ऊपर। और तो हम जो ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है बना हुआ, ये ईगो से जनरेटेड है, इसलिए ये प्योर नहीं है। इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं। भगवत गीता के अंदर भगवान ने जो साफ साफ बोला वो एक बड़ा बड़ा प्योर डिक्लेरेशन है कि गुण और कर्म से बनता है वर्ण। अभी इसी चीज को आप, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बीच में गोत्र की बात भी हुई, जन्म की बात भी हुई, तो थोड़ा थोड़ा इधर भी ले जाते हैं। बाद में फिर हम वापस वहीं पे आएंगे। क्या आप ये समझते हैं कि इस जन्म में आपकी जो जाति है, मैं वर्ण की तो बात नहीं करता, वो पिछले जन्म में सेम रही होगी या अगले जन्म में सेम रहेगी? यदि आप इस जन्म में ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं, जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से नहीं, तो क्या आप समझते हैं कि अगले जन्म में भी आप ब्राह्मण के घर पैदा होंगे, या पिछले जन्म में भी आप ब्राह्मण के घर ही पैदा हुए थे? ऐसा तो कहीं हमारे, ना तो शास्त्रों में ना हिस्ट्री में कहीं ऐसा इसका प्रमाण दिया गया। आज के युग के अंदर जिन बच्चों को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है, अगर आप उनको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जाति के हिसाब से किसी और जाति में पैदा हुए पिछले जन्म में, और अब इस जन्म वो डिफरेंस रहेगा। क्योंकि आपका जन्म जो है वो आपकी जाति से निर्धारित नहीं होता है, या वो आपके गुण और कर्म से निर्धारित होता है। गोत्र, क्या कहीं शास्त्रों में या हिस्ट्री के अंदर कहीं ऐसा प्रमाण है
कि यदि आप इस गोत्र में इस जन्म में पैदा हुए हैं तो अगले जन्म में उसी गोत्र में पैदा होंगे। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, कोई इसके बारे में ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा ही होगा। मेरे हिसाब से ऐसा इस वास्ते नहीं हो सकता, then these गोत्र और जाति will be finite number. So everybody is coming out ब्राह्मण, everybody अब तक all of a sudden हम फादर के तो 5 बच्चे थे हम, अब हमारे 2 हैं, तो बिल्कुल particular बिल्कुल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दिस। yeah, like so the question देखिए ना, becomes पहली चीज क्या हुई कि आपका ना तो जाति रिपीट होने वाली है जन्म के हिसाब से और ना ही गोत्र रिपीट होने। और अब आप वहां आ जाते हैं जहाँ एक व्यक्ति के 5-6 बच्चे हैं yeah. और हर एक के गुण अलग हैं, हर एक के कर्म अलग हैं। एक बच्चा जो है वो पूरी तरह से क्षत्रिय का गुण दिखाता है, दूसरा बच्चा जो है पूरी तरह से ब्राह्मण का दिखाता है, तीसरा बच्चा पूरी तरह से शूद्र का दिखाता है। तो एक ही घर के अंदर आप ये देख सकते हैं और ये प्रैक्टिकल है, ये दिखता है, ये ऐसी इसमें कोई वो नहीं है। हम अगर एक बार जाति को इग्नोर कर दें, अब सब लोगों के नाम के पीछे तो एक ही वो जाति का वो लगा हुआ है ना, सरनेम। मगर अगर उसको गुणों और कर्म के हिसाब से देखेंगे तो हर बच्चा अलग हो सकता है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे सेम ग्रुप में, जैसे हम तो अपनी फैमिली लेते हैं और किसी की भी माँ बाप तो आपको सभी बच्चों को सभी सुविधाएं देते हैं जो उनके दे सकते हैं, बट उनमें से जो हर कोई जो है डिफरेंट डिफरेंट उस पर पहुंच जाता है, एजुकेशन से और या कुछ भी चीज हो। क्योंकि आपके जो जो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ है वो गुण और कर्म से होती है, जाति से नहीं होती है, वर्ण से भी नहीं होती है। जो वर्ण हम ये जो प्रचारित वर्ण है, जो रियल वर्ण है ना, जो गुण और कर्म से बना है, उससे जरूर निर्धारित हो सकती है। तो जस्ट टू रिकैप, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाया है वो प्योर बनाया है, इसमें इस तरह का कोई वो नहीं है कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन जब हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस राइट। आ गए और लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन डाल के उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। जो प्योर फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो तो वही रहा, मगर जैसे ही वो इम्प्लीमेंटेशन में आया तो अहम ईगो उसके अंदर आ गई और अहम आते ही उसको उन्होंने भ्रष्ट करना शुरू कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। डिस्टॉर्ट कर दिया। मैं इसको नेचुरली होगा ना, अगर इसी को एक्सटेंड करें जो हर्ष कह रहा है तो नेचुरली हो गया ना वो। भाई जैसे सपोज एक अल्फा मेल है, मैं 0 स्टेज पे सपोज लेटर से एक ब्राह्मण है, लेकिन उसका जो बेटा पैदा हुआ, ठीक है, उसकी टेंडेंसी नहीं है ब्राह्मण वाली, पर उस फैमिली में हुआ हाँ क्योंकि वो अपने पूर्वजन्म के हिसाब से आया, जैसे भी बिल्कुल। प्रारब्धवश उस फैमिली में प्रारब्ध कर्म से आया ना। आया। हाँ, लेकिन उसकी नेचर वो नहीं है। पर अब वो चूंकि उस फैमिली में हुआ तो उस फैमिली से एसोसिएटेड जो उसके प्रिविलेजेस थे या जो भी थे वो लेता रहा। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से जो है वो उसका जो ब्राह्मणत्व था लेटस से कि वो डाइल्यूट होता चला गया उसका। तो फैमिली में जो भी आ रहा है वो ब्राह्मण ही डिक्लेयर हो रहा है, उसको वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कैरी कर नहीं पा रहा वो उस वाली उसकी, क्योंकि उसकी नेचर नहीं है। लेकिन उसके जो वो है कहना अधिकार वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उस वजह से ये डायल्यूट हो गया। तो ये बिल्कुल बात सही है कि चूंकि वो हमेशा फिर सत से वो नहीं गाइड हो रहा ना, वो सत से गाइड नहीं हो रहा है। ब्राह्मण इज सपोज टू बी गाइडेड ओनली बाय सत गुण।
अब लेकिन वो चूंकि वो एक दूसरे जन्म से आया है तो वो नहीं गाइड हो रहा, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डाइल्यूट हो गया। इसमें इतना आदमियों का भी करना नहीं है जितना कि वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन कह लो कि भाई ओवर जनरेशंस ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति जब दूसरा जन्म लेता है तो किसी और उससे होता है। एक्चुअली पर एक सेकंड, लेट मी फिनिश। पर इसमें एक मैं जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि भगवान ने उसमें गीता में ये भी आश्वासन दिया है ना कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो आपको नेक्स्ट जन्म भी ऐसे एटमॉस्फेयर में मिलेगा कि जहां आप उस पे फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हो। बोला है ना उसमें योग भ्रष्ट, कि अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो जहां से आपने फिनिश किया है वहीं से आप अगले उसमें शुरू कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। इन चीजों को ही हमें रिकंसाइल करना है कि ये दो अपेरेंटली पैराडॉक्सिकल चीजें हैं, लेकिन कैसे ये मतलब इनको हम रिकंसाइल करें। ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कि ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे की टेंडेंसीज जो है वो समझ लीजिए वैश्य है। हम्म। अब ब्राह्मण जो है वो तो हमारे शास्त्रानुसार अगर उसकी हम वो व्याख्या करते हैं, जैसे आपने बोला कि सत्व प्रधान है, पर्सनल प्रॉफिट जो है उसके माइंड में इंटेंशन में नहीं आता। ज्ञान बांटना, प्योरिटी में रहना, ये ब्राह्मण के गुण माने जाते हैं। गुड। सेल्फिश इंटरेस्ट उसका उसके माइंड में आता नहीं, तो चाह कर भी नहीं आता। मतलब उसको कहो तो कि भाई तुम मर जाएगा ये करते करते दूसरों के लिए, वो कहता है कोई बात नहीं मैं मर जाऊंगा। मतलब उसके उसके अंदर आता ही नहीं है, जितना मर्जी जोड़ लो। अब जो वैश्य है उसकी टेंडेंसी के अंदर बाकी जितनी मर्जी प्योरिटी हो, बट एक प्रॉफिट लेने की टेंडेंसी रहती है। तो उसको प्रॉफिट लेना है, वैल्यू जनरेट करना है। अब प्रॉफिट का क्वेश्चन ये मतलब, है, प्रॉफिट का मतलब आप नेगेटिव ना समझे। वैश्य की टेंडेंसी वैल्यू जनरेशन में होती है, सांसारिक वैल्यू को जनरेट करना, ये वैश्य की टेंडेंसी में आता है। लोभ वगैरह जो है वो बाद के स्टेजेस हैं, बट उसकी इंटरनल जो वैश्य की जो प्योर टेंडेंसी है वो वैल्यू जनरेशन की होती है। अब क्वेश्चन ये है कि वो पैदा कैसे हो गया वहां। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि अब ब्राह्मण होना चाहिए, उसकी टेंडेंसी वैश्य है, पर उस घर में कैसे पैदा हो गया वो। आप तो कहते हैं ना सो। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। अब उसकी वैश्य की टेंडेंसी है, तो जब वो ब्राह्मण का कर्म जो है वो इनहेरिट करता है, तो अगर मान लीजिए कि ब्राह्मण जो ब्राह्मण, अब ये सांसारिक ब्राह्मण उसके घर में पैदा हुआ और उसका जो कर्म है वो कर्म कांड है, वो हवन कराना पूजा करना ये सब काम है उसके। अब उसका बच्चा जो है वो उसका बच्चा वो है वो वैश्य टेंडेंसी का है, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है। तो जब वो पूजा करवाएगा, जब वो कुछ भी करेगा, किसी से बात करेगा, तो उसका प्रॉफिट में माइंड होगा। तो वो कहेगा मुझे इस काम इस पूजा के लिए मुझे 20,000 रुपया चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो जो टेंडेंसी होगी वो प्रॉफिट में होगी, पूजा में नहीं होगी। तो पूजा जो है वो एक उसका वो रूटीन हो जाएगा कि भाई मैं जल्दी जल्दी करा दूं। मगर जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंटेंशन रहेगी, वो रहेगी कि इसका 20,000 रुपया मिल जाए मुझे। उस चक्कर में फिर वो भ्रष्ट और होता चला जाएगा। वो लोगों को वो डराएगा, ये पूजा आपको करनी आवश्यक है, अगर नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो टेंडेंसी चेंज हो चुकी है। सोसाइटी उसको, संसार उसको समझ रहा है कि ये ब्राह्मण है, मगर वो ना गुण से और ना कर्म से ब्राह्मण रह गया, क्योंकि वो जैसा पैदा हुआ था उसको आगे बढ़ा रहा है। तो अब गुलाटी जी ने पूछा तो फिर वो वहां पैदा क्यों हुआ। बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी भी व्यक्ति को
अपने उत्थान के लिए, देखिए दो, हमने लास्ट टाइम क्या एक बात की थी, दो दो स्ट्रीम्स बोली थी। एक स्ट्रीम बोली थी जो आप अपने पुराने कर्म को, प्रारब्ध को, संचित कर्मों को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपके कर्म उसके हिसाब से बन जाते हैं और आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो आपकी लाइफ की साइकिल उसी कर्म उनमें चलती चली जाती। और दूसरा हमने बताया था कि भाई उसको आप ब्रेक करते हैं, साइकिल को, सत्व को अपने अंदर किसी तरह से लाते हैं और इतना उसकी मेहनत करते हैं और इतना लेके आते हैं कि एक टाइम में फिर वो एस्केप वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे कि वो इस जीवन की साइकिल से आप बाहर निकल जाते हैं। अब कौन कहाँ पर है इसका तो मैं नहीं कह सकता ना, मगर अब आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति को की साइकिल जो है, वो जो पाथ है, वो उस एस्केप वेलोसिटी की साइड में चल रहा है, पिछले जन्म में चलना शुरू हो गया, अब इस जन्म में वो पैदा हुआ है। अब वो ऐसे घर में पैदा हो सकता है जहां पर पूरा सात्विक वातावरण हो, मगर वो ऐसे घर में भी पैदा हो सकता है जहां पर पूरा तामसिक वातावरण हो, और ऐसे घर में भी जहां ये मिक्स हो। इसलिए एक एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि उससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। जब वो पूर्ण तामसिक घर में भी पैदा होगा, यही उसके, वो एनवायरनमेंट उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो जो चीज देखता है उसको वो क्वेश्चन करता है, क्योंकि पूर्व जन्म की जो साइकिल उसकी थी सत्व की तरफ जाने वाली, यहाँ वो चैलेंज हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन करने से ही उसकी उन्नति होनी शुरू होती है। उसी को देखिए, जैसे प्रहलाद पैदा हुए तो तामसो रजस घर में पैदा हुए, जब सिद्धार्थ पैदा हुआ तो रजस में पैदा हुआ, मगर उसकी जो टेंडेंसी थी, उसका जो स्वभाव जो था। इवोल्यूशन जो उसका होना था, उसके लिए वो एनवायरनमेंट एसेंशियल था, ताकि उसको वो देख कर उसके दिल के अंदर एक वो वैराग्य उत्पन्न हो और वो सत्य की तरफ जाए। अगर वो किसी सात्विक परिवार में पैदा हुआ होता, मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था, मगर हम एक लॉजिकली हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर वो पूर्णतः सात्विक परिवार में जन्म लिया होता, तो जो उसकी जो अंदर की जो पुल थी सत्य को ढूंढने की, वो जो पुल जो उसके अंदर थी, वो कम हो जाती कि ना हो जाती। तो कई बार ये जो जन्म है, ये सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि भाई आपको अम, पिछले जन्म का साइकिल को कंप्लीट वो कंटिन्यू करना है। कई बार वो जन्म इसलिए भी मिलता है कि आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस हो, जो सिचुएशंस आपको या तो डायरेक्टली पुश करें या आपको उस कॉन्फ्लिक्ट में ले जाएं जहां आप अपने आप को पुश करते हो उसमें से निकलने के लिए। तो जन्म का जो है ये हमने जो सिंप्लीफिकेशन कर लिया था सोसाइटी ने कि आपको जन्म वही मिलेगा, सेम माता पिता के घर में मिल जाएगा, या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ओवर सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जन्म वहां मिलेगा जो सिचुएशंस आपके उत्थान के लिए, आपके आपकी उन्नति के लिए, आपके इवोल्यूशन के लिए सूटेबल हो। वो कई बार नेगेटिव उसमें आएगा तब सूटेबल होगा, कई बार पॉजिटिव में आएगा तब सूटेबल होगा, बट वो सूटेबल होगा। सिचुएशंस बन जाएंगी, सूटेबल होगा, मगर आप अपने कर्म के हिसाब से
अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, तो आप अपनी साइकिल को कंटिन्यू रखेंगे। पिछले पिछले वीक्स, जो 2 वीक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आदमी जो है वो अपनी साइकिल को कंटिन्यू रखता है। बेसिकली यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो क्या करता है, कैसे करता है, इट्स नॉट इजी टू डिफाइन। लाइक यू कांट जस्ट से उसके कर्म उसको ब्राह्मण के घर में लाएंगे या कहाँ लाएंगे। कौन कब कहाँ जाता है, क्यों जाता है, सबका जो प्रोग्रामिंग है, डिजाइनिंग है, वो कॉम्प्लेक्स है। तो आई गेस इतनी वी कांट जस्ट थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये इसी कारण से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है, इसी कारण से भगवान बोल देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका तो जवाब आप पहले अपने ही अपने माइंड को मेरे कर्म के फल में क्या होगा इसकी तरफ मत डालिए, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है। ये तो आपका इसके पीछे बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम सिस्टम कर काम रहा कर है। रहा है। ये तो प्रारब्ध कर्म का है, आपका कहाँ जन्म हो रहा है, ये तो आएगी इसी वास्ते अपने कर्मों के हिसाब से। जन्म हो गया तो प्रारब्ध हो गया ना। हाँ ही नो, वो और जन्म प्रारब्ध से है आपका। पहले जब वो डिसाइड होता है कि कहाँ हाँ जाना है, आपके इस जीवात्मा ने कहाँ जाना है, वो तो कर्मों का फल है। हाँ, तो उसके पीछे जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है। वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। नहीं इसके इंडिविजुअलिस्टिक इन द सेंस हर जीवात्मा के लिए वो अप्रोप्रिएट होता है। वो मतलब हर अलग अलग जीवात्मा के लिए अलग अलग तरह से अप्रोप्रिएट होता है। मगर इसमें भी अध्यात्म को थोड़ा सा मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो एक्चुअली क्या नेचर में एक नेचुरल लॉ जो है वो हम अपने सर्वाइवल के लिए और फिटनेस के लिए जरूर करते हैं। सो अगर ग्रीड ना होता तो आज तुम और हम यहाँ नहीं बैठे होते। सोसाइटी का डेवलपमेंट की तो 3-4 चीजें हैं। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सी फिर अपनी लाइफ की वैसे बताता हूँ। हमारे नाना के टाइम और जब हम बच्चे थे और थे, किसान जो थे ना, जमीनें बड़ी ज्यादा थी एक ही जगह, बड़े खुश थे और वो कहते थे हम तो किसान, उनके लड़के भी किसान बन रहे थे। अब आप उन्हीं गांवों में जाके देख लीजिएगा कि जो, और वो ये जो थे ना, बनियों के लिए 1 या 2 दुकान होती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब क्या है, जमीन टुकड़े हो के इतनी छोटी रह गई कि उसमें वो किसान का काम नहीं चलता। मेरे सारे कजिन्स जो हैं जहाँ भी ये हुआ है, वो अब अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, चाहे कोई गुब्बारा बेच रहा है या कोई खिलौना बेच रहा है। तो ऑल ऑफ एसिडस अब जो है वो सब जो है ना वो हो गए बिजनेस पीपल, बिकॉज दे एजुकेशन इज नॉट देयर, दे कैन नॉट गेट ए जॉब देयर, बट सर्वाइवल तो तुम्हें करना ही है अपना। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चीज जो कहना कि फलाना सोसाइटी, ये सोसाइटी का चूंकि सर्वाइवल है, सब एक से उधर चलते जाते हैं। अब जैसे अब यहाँ आप ये मिग्रेंट इधर से उधर आ गए, ये सर्वाइवल के लिए आए या कुछ फन के लिए आए? आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी कम इमिग्रेंट। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस बात पे ले जाना चाहता हूँ, या सर्वाइवल के लिए व्यक्ति को कार्य करने पड़ते हैं, नो या डाउट, मगर उसकी टेंडेंसीज जो है, वही वो टेंडेंसीज, काम जो भी करे वो टेंडेंसीज को चेंज करना वो मुश्किल है। टाइम लगता है। और हर्ष सर्व जी, जो अभी अशोक बता रहे थे कि प्रारब्ध के बेसिस पे ही जन्म होता है, प्रॉब्ली दिस कुड बी द रीजन जिसकी वजह से कि आपके, मतलब क्योंकि ये अननोन है, किसी के कोई पढ़ तो नहीं सकता एग्जैक्टली पिछले जन्म में क्या था, बट कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से आपका जन्म इस परिवार में हो रहा है। पहले आप एक तरह के वर्ण में मतलब थे, लेकिन अब जो है आप दूसरे तरह के वर्ण में आ रहे हैं, नए तरह के चैलेंजेस हैं। एक प्रॉब्ली दिस आंसर ऑफ कि प्रारब्ध के कारण हो रहा है, प्रॉब्ली दिस अपीयर्स टू बी क्वाइट ऑल राइट। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूंगा। जो जन्म है वो प्रारब्ध से नहीं, संचित कर्म से होता है। जब वो संचित कर्म से जन्म हो जाता है, तो जन्म होने के बाद हम कहते हैं ये प्रारब्ध है। हम्म।
आपको याद होगा हमने कैसे साइकिल कैसे चली थी। आगामी कर्म जो था वो संचित में बदलता है, संचित कर्म जो है वो प्रारब्ध में बदलता है। यानी आगामी कर्म वो है जो हम करने वाले हैं, जब वो करेंगे तो वो संचित में आ जाएगा। मतलब प्रारब्ध हम ऑलरेडी कैश कर लिए है जब उस संचित जन्म कर्म में। जो है उसका फल आ जाएगा तो वो प्रारब्ध हो जाएगा। जब तक हम्म। उसका फल नहीं आया तब तक वो संचित ही है। लेकिन उस जन्म में जो प्रारब्ध था वो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, कैश कर लिया, मतलब हाँ, प्रारब्ध का मतलब कैश हो गया। कैश हो गया। अब मान लीजिए ये जन्म हमारा खत्म हो गया तो प्रारब्ध वाले कर्म तो खत्म हो गए, अब संचित वाले रहने। तो जो हमने फिक्स डिपॉजिट बनाई है अब वो काम आए। तो संचित के बेसिस के ऊपर अब आपका जन्म हो गया। क्यों? जन्म तो हो गया, सिर्फ प्रारब्ध के बेसिस पे उसका जन्म हो गया। अब जो है संचित कर्म आगे का कुछ हो सकता है, उसका इफेक्ट प्रारब्ध के बेसिस पे ही जन्म होगा। पता है जन्म कैसे? जन्म इज ए वेरी बिग डिसीजन, आई मीन वेरी बिग मतलब डिसीजन, कि कैसे आपको सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं जिससे आप अपना कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा तो मतलब आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, बट मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी करवाना चाहता हूँ। तो थोड़ी क्लियरिटी वैसे करना जब चाहते हैं। जब तक कंसेप्शन नहीं हुआ तब तक कर्म संचित थे। जब कंसेप्शन हो गया तो कुछ संचित कर्म प्रारब्ध में कन्वर्ट हो गए। ये जो कन्वर्शन पॉइंट है ना, ये आपको अपने माइंड में ख्याल रखना होगा। जब प्रारब्ध हम उसको कहते हैं जो कर्म ऑलरेडी फल में बदल गया। अब आपका जब शरीर बन गया तो प्रारब्ध होगा, यानी उस शरीर की जो जिसको हम कहते हैं डीएनए की जो स्ट्रेंथ है, जो उसके अंदर बीमारी लिखी गई है, जो उसके अंदर वीकनेसेस हैं, वो सारी आपकी प्रारब्ध में आ गई है। ठीक है ना? मगर वो प्रारब्ध तब हुआ जिस वक्त वो डीएनए फॉर्म हुआ। ये जस्ट n माइनस वन n की उससे बात है। पहले जो था वो संचित में था, उससे हाँ, पहले वो डिपॉजिटेड था। या इस जस्ट सीरीज है n माइनस वन जस्ट n। क्लैरिटी देखिए, थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें अगर आ जाती है तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या बात कर। तो प्रारब्ध जो है उसने भी बहुत कुछ डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि डीएनए के अंदर आ गया है। तो ये डीएनए में हो सकता है कि आ गया हो कि आपकी 70 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में आपको इस तरह की कोई बीमारी होगी, क्योंकि डीएनए में लिखा है। तो वो हम प्रारब्ध में चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये प्रारब्ध है। मगर तो अब कौन सा कर्म संचित वाला फलाभूत हुआ है और कौन सा प्रारब्ध वाला है, ये डिफरेंस करना जरा है ट्रिकी ट्रिकी काम हो जाता है। बट वो यदि ये आपने किसी के साथ में सड़क के ऊपर बुरा व्यवहार किया और उसके बदले में उसने आपको थप्पड़ मार दिया, तो ये इसको हम प्रारब्ध बोलेंगे या संचित कर्म का कन्वर्शन बोलेंगे? यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट नहीं, एनीवे, सो कहने का मतलब प्रिंसिपल ये है कि जब आप पैदा होते हैं तो जब तक आप कंसेप्शन के टाइम मोमेंट तक के कर्म जो है वो संचित है। कंसेप्शन के समय उन कर्मों में से सारे कर्म नहीं होते हैं, कुछ कर्म जो है फलाभूत हो जाते हैं और आप कंसीव कर लेते हैं। फिर आप जब जन्म ले लेते हैं तब आपका लाइफ जो है वो एक डिसाइड हो जाती है, इसका पाथ डिसाइड हो जाता है। तो अब दो चीजें शुरू हो जाती हैं। एक तो प्रारब्ध से आपका जो फिजिकल बॉडी है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा ये डिसाइड हो जाता है। और दूसरा जो आपका जो, क्योंकि अभी मन शुरू हो जाता है, मन और बुद्धि पैदा होने के बाद इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है, तो फिर आपके नए संचित कर्म बनने भी शुरू हो जाते हैं। तो फिर जो लाइफ जो है हमारी, जो करंट लाइफ जो चल रही है, वो लाइफ जो है वो दोनों का मिक्सचर हो जाती है, प्रारब्ध का भी और संचित का भी।
तो ये दोनों का मिक्सचर चलता है। हर सीजन और जस्ट और तीसरी सीरीज चीज जो जो फैक्टर लास्ट टाइम हम बोल रहे थे, आगामी कर्म। और आगामी कर्म से आप अपने संचित कर्मों का कंपोजिशन बदलते चले जाते हैं। ये जो बस मिक्सचर है संचित कर्म का वो चेंज होता है आगामी कर्म के कारण। तो आगामी कर्म जो है वो बन जाता है इम्पोर्टेंट। ये सीरीज क्या बस वही है n-1 n और n+1। मुझे किसी ने कहा कि भाई आप मुझे ये बताओ, सिखाओ कि हम जो हमारी इच्छाएं हैं उसको मैनिफेस्ट कैसे कर लें। आपको पता ना ये पीछे बहुत चला था वो लॉ ऑफ चल रहा है, अट्रैक्शन, ये सब आजकल भी चल रहा है। है ना। वो सदा हाँ, चलता है। तो तो मैंने कहा भाई आप आपको मैं क्या सिखाऊं मैनिफेस्ट करना, आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अरे भाई आप ऑलरेडी ही अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिर्फ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ये बदलना है। मैनिफेस्टेशन तो आपको आता है आप कर रहे हो, अब क्या मैनिफेस्ट करना है ये बदलना चाहते हो आप। तो जो आपको ज्ञान की जरूरत है वो क्या मैनिफेस्ट करना है, ये इसको मैनिफेस्ट करना तो आपको आता है, क्योंकि आपने लाइफ मैनिफेस्ट की हुई है, अपने कर्मों के हिसाब से कर रहे हो। प्रारब्ध के हिसाब से मैनिफेस्ट की और संचित के हिसाब से कर रहे हो कंटिन्यूअसली। तो सिर्फ आगामी कर्म है जिसके ऊपर आपका जोर है, वो करो, उससे होगा मैनिफेस्टेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगती है ये कि भाई कोई कहे कि भाई मुझे मैनिफेस्ट कराना सिखाओ। मैं मैनिफेस्ट करना तो तुम्हें आता है भाई, तुम तो कर रहे हो, कंटिन्यूअसली कर रहे हो। सिर्फ उसको चेंज करना है कि क्या मैनिफेस्ट हो, तो आगामी कर्म की तरफ ध्यान दो। आगामी कर्म की तरफ ध्यान दोगे तो चेंज हो जाएगा मैनिफेस्टेशन, लाइफ बदल जाएगी। बोलते हैं सकारात्मक सोच। हाँ, तो सिर्फ सोचने ना, यहाँ तो कर्म करने की बात आ जाती है क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं माइंड के अंदर, अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपको वो लेयर्स नजर आएंगी। एक मेंटल लेयर है, चित्त की लेयर है, उसके बाद में एक प्योर लेयर है नहीं, तो वो थोड़ा आगे चला जाएगा। बट गोइंग बैक टू वर्ण, तो गुणों से और कर्मों से डिसाइड होगा वर्ण, जन्म से नहीं होगा, जाति से नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है कि आपकी, अगर इस जन्म में आप क्षत्रिय पैदा हो गए हैं तो अगले जन्म में क्षत्रिय ही पैदा होंगे, कोई गारंटी इसकी भी नहीं है। अगर आप इस जन्म में जो भी सरनेम है उसमें पैदा हो गए हैं, अगले जन्म में वही होंगे ऐसा नहीं। अगर आप इस जन्म में अंबानी के घर पैदा हो गए हैं तो अगले जन्म में भी अंबानी के घर पैदा होंगे ऐसा नहीं। इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है कि ये जो वर्ण की सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो दिस इज ए सोसाइटल सिस्टम, ये समाज का सिस्टम है, इंडिविजुअल का नहीं है। अध्यात्म के अंदर वर्ण इज द सिस्टम ऑफ इंटेंशन। अध्यात्म के अंदर वर्ण इज द सिस्टम ऑफ मोटिवेशन। संसार के अंदर वर्ण बिकम्स ए सिस्टम ऑफ लिविंग। ये गवर्नेंस का है ना, कैसे गवर्न करेंगे अपने आप। जो इंटेंशन है वो आपके वर्ण अनुसार बनती है। और हम लोगों ने ये बहुत गलत सोचा हुआ है कि ब्राह्मण और शूद्र और ये सब अलग अलग है और सीक्वेंस है और ऐसा है, ऐसा नहीं। जैसा मैंने अभी बोला था, अब ब्राह्मण का तो हमें मालूम है ना कि ब्राह्मण हम वर्ण हिसाब, अध्यात्म के हिसाब से किसे बोलते हैं,
जो गुरु का काम करता है, जो पीस का काम करता है, ज्ञान का काम करता है, जो ज्ञान बांटने का काम करता है, उसको हम ब्राह्मण मानते हैं। तो उसकी इंटेंशन जो होती है, जो 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 डीप इंटेंशन है उसकी, उसके माइंड के अंदर जो बना हुआ है, जिसके लिए उसका अपना अधिकार नहीं है, अंदर से लेके जन्म हुआ उसका, क्योंकि वो ब्राह्मण वाले गुण है उसके। तो वो यही है कि किस तरह से मैं सत्य को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से मैं लोगों को सिखाऊं, अच्छी बात बताऊं, अच्छी बात पढ़ूं, पीसफुल रहूं, है ना। ये सारी चीजें उसके अंदर इंटेंशन में आती है। बट वही दूसरा व्यक्ति क्षत्रिय है, उसकी इंटेंशन क्या आ जाती है? ओवर राइडिंग इंटेंशन उसकी हो जाती है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट कैसे करूं। तो उसके लिए वो जान देने के लिए तैयार है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट कैसे करूं। प्रोटेक्शन, चाहे वो अपने परिवार की प्रोटेक्शन हो, चाहे वो सोसाइटी की हो, एक इंटेंशन, डीप इंटेंशन उसकी ये बन जाती है। इसी तरह से जो वैश्य है उसकी डीप इंटेंशन वैल्यू एडिशन होता है, संसारिकता के अंदर वैल्यू कैसे ऐड की जाए। हम लोग उसको बोलते हैं वो प्रॉफिट करता है, वैसे प्रॉफिट को छोड़िए, उसकी इंटेंशन होती है कोई चीज देखूं, इसको मैं कैसे और अच्छा बना सकूं, इसके अंदर और कैसे वैल्यू जोड़ सकूं। अब वो जो भ्रष्ट होने के बाद की बातें हम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ प्योर इंटेंशन की बात कर। उसका माइंड जो है उस वैल्यू एडिशन में लगता है। शूद्र का माइंड सेवा में लगता है, उसकी इंटेंशन सेवा की होती है, उसकी इंटेंशन किसी चीज को कंट्रोल करने की नहीं होती है, उसकी इंटेंशन उसमें अपना सेवा करने की होती है। अब ये चारों इंटेंशन प्योर इंटेंशंस हैं, मगर जब ये चारों इंटेंशन जो संसार के अंदर जब सामने आती है, तो फिर इसके साथ में और चीजें जुड़नी शुरू हो जाती हैं। हर्ष भाई, फिर ये इंटेंशन जनरेट कहाँ से हुई? उसने जन्म लिया, पिछले जन्म में क्या था क्या नहीं था? इज इट intention is also coming from prarabdha? That means Intention is coming from prarabdha. Intention is a prarabdha. so one is intention, another thing is उसका जन्म कहाँ हुआ ना। जन्म जो है वो एक ऐसी जगह हो गया जहाँ की उसे लॉट ऑफ उसके पास आई मीन फर्दर इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, in the direction of Brahman, in the direction of different type of like business minded person, different type of intention। एक तो जन्म लेते समय डिसाइड हो गया और बाद में जो है वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से कि वो चेंज हो रहा है। यहाँ आपको वही दो चीजें फिर से मिक्स हो जाती है। एक तो जैसे अभी अशोक बोल रहा था सर्वाइवल, तो सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल के लिए उसको काम भी करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, मगर वो उसी काम में सक्सेसफुल ज्यादा होगा जो काम उसके इंटेंशन, जो हिडन इंटेंशन, डीप इंटेंशन है, उसके अनुसार हो, अनुकूल हो, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए। जो उसके अनुकूल नहीं होगी उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि वो इंटेंशन कहाँ से आ गई? वाई दैट इंटेंशन हैज गॉन? माई मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की इंटेंशन ऐसी है, एक की ऐसी है, एक की ऐसी है। सो ऑल दैट एटमोसफियर वाज सेम, बट इंटेंशन कहाँ से बदल रही है? एक की कुछ है, एक की दूसरे की कुछ है, तीसरे कुछ और है। दैट मीन्स इट इज कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम पिछले जन्म से। आई मीन ऐसा लगता है क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग विच इज नॉट नोन टू मी। बहुत बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि यू आर गोइंग बैक टू द क्रिएशन ऑफ द सृष्टि। और जो हमारे जब सृष्टि की क्रिएशन होती है तो सब गुण प्रकृति के अंदर प्रकट होते हैं, तीनों गुण। और उन तीनों गुणों के हिसाब से आगे प्रकृति बनती चली जाती है। और उन तीनों गुणों का प्योर फॉर्म भी नजर आता है और मिक्सचर वाला फॉर्म भी नजर आता है। और यहाँ जब जीवात्मा उस
आत्मा जो है जब एक बबल के साथ में समझ लीजिए कि आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाती है तो वो जीवात्मा बन जाती है। वहां से ही इंटेंशन शुरू हो जाती है। मगर अब उसके पास में प्रकृति के अंदर जो कर्म की साइकिल है, उसके अंदर जो कर्म करने का उसका जो एक उसको अधिकार मिला है कर्म करने का, उसके हिसाब से फिर वो गुणों को कलेक्ट करता है या उनको कम ज्यादा करता है। और वहां से उसकी इंटेंशन बनती चली जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। जैसे ही इंटेंशन सॉलिडिफाई हो जाती है, जैसे इंटेंशन कहना चाहिए कि जैसे इंटेंशन जो है वो एक, चलिए अभी तो मुझे सॉलिडिफाई ही वर्ड याद आ रहा है, तो सॉलिडिफाई जब हो जाती है तो वो एस्टैब्लिश हो जाता है वर्ण के अंदर। अब ये टॉप डाउन अप्रोच चल रही है ना, वर्ण के अंदर एस्टैब्लिश हो गया, वर्ण के अंदर से कर्म करने शुरू कर दिए, कर्म के हिसाब से उसके वर्ण और सॉलिडिफाई होते चले गए या चेंज होते चले गए, और वो साइकिल के अंदर बंध गया। कभी शूद्र बना, कभी ब्राह्मण बना, कभी क्षत्रिय बना, कभी वैश्य बना। उसके जैसे जैसे कर्म को इकट्ठा करता चला गया, जैसे जैसे गुण उसके चेंज होते चले गए, वैसे वैसे उसकी इंटेंशन चेंज होती चली गई। तो ये साइकिल बन गई। फिर उस साइकिल को हमने कहा कि अब ये तो हम टॉप डाउन आए तो हम सृष्टि की क्रिएशन से नीचे आ गए, अब हमें यहाँ से वापस सृष्टि की क्रिएशन के ओरिजिन पे जाना है। आई थिंक दिस इज ए गुड सब्जेक्ट, आज हो सकता है थोड़ा। तो फिर हमें सृष्टि की क्रिएशन पे वापस जाना है, क्योंकि साइकिल तो ये भी चलेगी ना। साइकिल जो है, साइकिल ऑफ क्रिएशन इज क्रिएशन गोes expands outwards and then creation goes backwards inwards. This is a cycle. तो यही साइकिल जो है ये जीव के लिए भी है। तो जीव आत्मा आउटवर्ड जाती है संसार के अंदर, और संसार के अंदर लिप्त हो जाती है, और फिर यहीं से लिप्त होने के बाद उसको वापस भी जाना है। तो फिर वो वापस की तरफ जाने का रास्ता ढूंढती है। हर चीज समझ में नहीं आया, ये वापस क्या मतलब? वापस टुवर्ड्स प्योरिटी, बियॉन्ड गुणास, गुणातीत, इसके क्रिएशन से फिलॉसफी आगे वाली बात है। प्रकृति को पार करना, ट्रांसेंडिंग द माइंड, बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं। Okay, let me give you another example to explain this. Let's look at the mind. Mind कैसे फंक्शन करता है। एक हमने छोटा सा एक वो साइकिल बनाई थी कि चित्त के अंदर वासनाएं, संस्कार इकट्ठे होते हैं। वो एक, जैसे आपने एक एग्जांपल, इफ यू रिमेम्बर, एक आपने ग्लास ले लिया, उसमें आपने पानी भर दिया, थोड़ी देर के बाद में आप देखते हैं कि उसके बॉटम पे बुलबुले बन जाते हैं। एयर के बबल्स हैं वो बॉटम से निकलते हैं, जैसे एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, वो वहां से निकलते हैं, ऊपर सरफेस तक आते हैं, और सरफेस पे आके वो पॉप हो जाते हैं। अब इसको आप एक माइंड का स्ट्रक्चर समझे। चित्त, चित्त के अंदर जो वासनाएं हैं वो नीचे इंप्रेशन की तरह पड़ी हुई है। जब उसके ऊपर प्राण जाता है, वासना वो एक्टिवेट हो जाती है, वो बबल की तरह से डीप सबकॉन्शियस में से या चित्त में से निकलना शुरू होती है, वो ऊपर आना शुरू होती है। जिस वक्त वो ऊपर आके पॉप करती है तो वो आपकी अवेयरनेस के अंदर आ जाता है, यानी कॉन्शियस माइंड आता है।
सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आने के बाद में इमीडिएटली वो आपको एक्टिवेट करती है कर्म करने के लिए, एक्शन करने। एक्चुअली जब वो नीचे से चलती है उसी वक्त आपको वो एजिटेट कर देती है। एजिटेट जैसे बुलबुला अगर पानी के अंदर से चलेगा तो पानी हिलेगा ना थोड़ा, तो वो एजिटेशन की तरह से आता है। और वो एजिटेशन जो है आपको कर्म के लिए व्याकुल करता है। और जब वो ऊपर पूरी आ जाती है तब आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि किस कारण से आप कर्म कर रहे हो या किसकी तरफ भाग रहे हो। तो डिजायर पैदा करती है। इसको डिजायर टू एक्ट जो है वो हम उसका नाम देते हैं, डिजायर टू एक्ट। अगर वो डिजायर टू एक्ट वीक है तो आप एक्शन नहीं करते, है ना। हमारे मन में बहुत सारी ऐसी डिजायर आती है मगर हम उसके लिए कुछ काम नहीं करते। अगर वो डिजायर टू एक्ट स्ट्रांग है तो आप इमीडिएटली उसके लिए एक्शन करते हैं। एक्शन क्यों करते हैं, कारण क्या है एक्शन का। जितनी स्ट्रांग डिजायर है, जितना बुलबुला नीचे से ऊपर आता है वो स्ट्रांग होता है, उतना ही उस पानी के अंदर आपके माइंड के अंदर एजिटेशन पैदा करता है। जितना एजिटेशन ज्यादा पैदा करता है उतना उस डिजायर की स्ट्रेंथ होती है। एक्शन का कारण होता है उस एजिटेशन को खत्म करना। माइंड की टेंडेंसी है कि वो अपने एजिटेशन को खत्म करे, तो वो एक्शन करती है, उस डिजायर को पाने की कोशिश करती है। अगर डिजायर मिल जाती है तो माइंड काम हो जाता है फिर से। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बुलबुले नीचे बैठे थे तो कोई और जंप कर जाता है, वो कंटिन्यूअसली भागता रहता है फिर वो। मगर माइंड की टेंडेंसी यहाँ क्या नजर आती है, टेंडेंसी ये नजर आती है कि माइंड जो है वो एजिटेशन से दूर भागना चाहता है, एजिटेशन को खत्म करना चाहता है। अब इस एजिटेशन को खत्म करने के कारण से माइंड एक्शन करता है या एक्शन नहीं करता है। तब दो चीजें आ जाती हैं। एक वो माइंड है जिसे लगता है कि ये डिजायर सत्य है और इसलिए इसको पाना है, तो इसलिए मुझे संसार में कुछ करना है। ये वाली साइकिल में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि डिजायर्स खत्म नहीं होती, एक के बाद एक आती चली जाती है और व्यक्ति जो है वो संसार में भागता चला जाता है रैट रेस की तरह से। दूसरा व्यक्ति ये बात समझ जाता है कि यार मैं तो डिजायर के पीछे भागा जा रहा हूँ और ये तो खत्म ही नहीं होती। तो इसका एक तरीका और भी है कि मैं भागू ना, मैं डिजायर को ही खत्म कर लूं, तो मेरा माइंड काम हो जाएगा। जब डिजायर ही नहीं होगी तो एजिटेशन नहीं होगा, एजिटेशन नहीं होगा तो काम हो जाएगा। तो ये व्यक्ति जो है ये क्या करता है, ये भागता है उस तरफ जहां वो डिजायर्स को ही खत्म कर दे। तो उसके लिए क्या है, नीचे जो बुलबुले बने थे सरफेस में, जो वासनाएं थी उनसे बन रहे थे ना बुलबुले वो, तो वो कहते हैं मैं वासनाओं को क्लियर करता हूँ। जितनी वासनाएं क्लियर करूंगा उतने बुलबुले कम हो जाएंगे, उतनी डिजायर कम हो जाएगी, उतना मेरा संसार में भागना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह के एक्शन क्रिएट होते हैं। एक सांसारिक एक्शन क्रिएट होता है डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, और दूसरा एक्शन क्रिएट होता है आध्यात्मिक, माइंड को पूरी तरह से डिजायरलेस करने के लिए, ताकि माइंड टोटली काम हो जाए। ये जो हमारा ये जो प्रोसेस है, ये नोइंगली या अननोइंगली एक ही काम करता है। दोनों तरह से एक ही काम होता है, मन के एजिटेशन को खत्म करना है। एक संसार की तरफ जाके करने की कोशिश करता है, दूसरा अध्यात्म की तरफ जाके कोशिश करता है। मगर जो फंडामेंटली जो अंडरलाइंग जो उसका जो प्रोसेस है वो यही कह रहा है कि भाई मन के अशांति को खत्म करो।
यानी knowingly or unknowingly, everyone is going towards calming the mind. Then why is he going towards calming the mind? That is the next question. देखिए, जो इंटेंशन वगैरह आई ना, ये तो सारी आपकी कंपोजिशन ऑफ द वाटर से आ गई। कंपोजिशन ऑफ वासनाएं जो थी, उनके जो गुण थे, उससे उस वाटर में कलर आया, तो माइंड का कलर बना, उससे पर्सनैलिटी बनी, उससे डिजायर के पीछे भागने के स्ट्रेंथ आई, वो सब कुछ आया उसमें। मगर ये सारी की सारी चीजें वहां वासना से शुरू हुई। और वासना कैसे बनी? संसार के साथ इंटरेक्ट किया तो वासना बन गई। तो ये साइकिल, जो जीव की जो साइकिल है, इसको हम कहते हैं ये जीवन मृत्यु की साइकिल। ये जीव इसमें चलता रहता है। पर वो व्यक्ति जो ये डिसाइड करता है नोइंगली कि मैं वासनाओं को खत्म करूंगा तो मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और मैं अपने मन को शांत करूंगा, तो मुझे जो रियल ट्रुथ है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप को उस माइंड का, उस ग्लास का, जिसके अंदर वो जो लिक्विड है, द्रव है, उसका ओनर समझना शुरू हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंस आता है। एक व्यक्ति उस माइंड को ही, स्वयं को समझता है मैं माइंड ही हूँ, और वो भागता है संसार में। और दूसरा कहता है कि मैं इसका ओनर हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं इसका ओनर हूँ, मैं इस माइंड के कंपोजिशन को चेंज कर सकता हूँ, मैं इस माइंड से अलग हूँ, मैं ये ग्लास नहीं हूँ, मैं ग्लास को होल्ड करने वाला व्यक्ति हूँ। और इसलिए वो कहता है कि ये जो स्टेज है मेरी, कि मैं क्या हूँ, ये मुझे पाना है। वो जो माइंड वाला है, वो उसके मन में जब ये बात आ जाती है कि मैं माइंड नहीं हूँ, मैं माइंड को होल्ड करने वाला व्यक्ति हूँ, ये मेरा माइंड है, मैं ये नहीं हूँ, मैं ग्लास नहीं हूँ, मैं ग्लास को पकड़ के बैठा हूँ। ये पाने के लिए फिर उसका, तो ये जो प्रोसेस है, सेकंड वाला जो प्रोसेस है ना, अध्यात्म वाला, ये प्रोसेस शुरू होता है वापस जाने के लिए। तो मैं आपको पॉइंट ये करने की कोशिश कर रहा था कि व्हाई डज ए पर्सन वांट टू गो बैक। इट्स नॉट रियली गोइंग बैक, इट इज मोर लाइक रिकॉग्नाइजिंग माई सेल्फ, जिसको हम फिर सेल्फ रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और सिंपल भी है टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। आपको पतंजलि ने जब योग की डेफिनेशन दी थी, तो उसने योग की डेफिनेशन क्या दी थी? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त के अंदर जो वृत्ति होती है, उन वृत्तियों को रोकना इज योगा। वृत्ति क्या है? जब ये बुलबुला ऊपर उठता है और वो जो एजिटेशन है, दैट इज कॉल्ड वृत्ति। और उसको रोकना इस मीन्स, उसके रोकने के तरीके, बुलबुला जहां से पैदा हो रहा था उस इंप्रेशन को खत्म कर देना, वहां पे योग बनना शुरू होता है। इसलिए हमारे शास्त्र के अंदर चित्त शुद्धि की इंपॉर्टेंस एक्सट्रीमली ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई है। इसको ज्यादा समझने के लिए आप कहते हैं ना अनकॉन्शियस शुरू होता है। अब जो अनकॉन्शियस है उसको पता कैसे लगे? उसका पता तभी लगता है जब वो सामने कॉन्शियस में आ जाता है। वही ना, तो उसको रोके कैसे? हाँ, तो अब लेट्स गो बैक। तो अनकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है वो है असंचित। ओके।
इसलिए फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड जो आगामी सोच है, जो कर्म है, ये उस वापस उसी जगह बॉटम में जाके और उसका कंपोजिशन चेंज करना शुरू करता है। इसलिए आगामी कर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए क्योंकि आपका प्रारब्ध पे तो जोर था नहीं, संचित के अंदर आपका थोड़ा जोर है। थोड़ा जोर क्यों है? क्योंकि जब वो बुलबुला निकलेगा, जो डिजायर पैदा होगी, मगर अगर आप सात्विक विचार वाले होंगे तो आप तामसिक डिजायर को इग्नोर कर देंगे या उसको कहेंगे तू बेकार की चीज है, मैं तेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है कि एक बार आपने उसको संचित को आगे बढ़ने से रोक लिया तो आपकी वृत्ति ऐसे बन जाती है कि अगला भी रोक लोगे। तो हाँ, तो बस थोड़ा फर्क लैंग्वेज में ये आएगा कि आप उसको रोकते नहीं हो, आप उसके अवेयर हो जाते हो। अवेयर हो जाते हो। यानी जैसे कि है ना कि आप घर से बाहर निकले और केले का छिलका पड़ा हुआ था, तो अगर आपने देखा नहीं तो आप स्लिप कर जाओगे, और अगर आपने देख लिया तो जिस ये अवेयर होने से ही आप उसको अवॉइड कर देते हो। आई ये गॉट इट। ये अवेयर हो जाते हैं, मतलब केले का छिलका तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये थोड़ा फर्क आ जाता है। तो आगामी के अंदर जैसे जैसे आप अवेयर होना शुरू हो जाते हो, जैसे जैसे सात्विक होते चले जाते हो, वैसे वैसे आपका मन जो है, अब इसी एग्जाम्पल को मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, कि अगर मन में एजिटेशन बहुत है तो उसके बॉटम पे क्या है आप देख नहीं सकते, मगर जैसे ही मन का एजिटेशन कम होना शुरू हो जाता है तो बॉटम आपको नजर आना शुरू। तो यानी उसका मतलब है कि जब आपके सबकॉन्शियस से कॉन्शियस के अंदर जब वो वृत्ति आती है तो आप उसको अवेयर हो जाते हैं इमीडिएटली, ये हाँ ये है। दैट अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। वो अवेयरनेस जो है वो आपको फिर आगे अध्यात्म में लेके जाते हैं। तो इससे मतलब इससे सिंप्लीफाइड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस, ये डिसाइड करना कि मुझे अपने चित्त की वृत्तियों से संसार में लिप्त होना है या मुझे चित्त की वृत्तियों को खत्म करके अध्यात्म में अपने रियल जो मेरी आइडेंटिटी है उसकी तरफ जाना है। ये दोनों में फर्क आ जाता है। तो ये व्यक्ति की जो जो इंटेंशंस हैं, जो जो चार हम गुणों की जो बात कर रहे थे, 3 गुणों की और 4 वर्णों की, ये जाके इंटेंशंस में कन्वर्ट होती है। तो जब आपकी तमस वाली इंटेंशन होती है वो आपको संसार में ज्यादा लिप्त करती है, स्वयं के अपनी ईगो के साथ में ज्यादा बांधती है। जब आप सत्व में जाते हैं तो आपको संसार से लिप्त कम होता है, आपको अपनी ईगो के साथ में अटैचमेंट बांधना कम हो जाता है। तो इसलिए हम ये थोड़ी सी साइकिल में हम कर देते हैं कि भाई तमस से ज्यादा अच्छा फिर वो रजस है, और रजस से ज्यादा अच्छा जो है वो सत्व है। इसके कारण से हम कई बार वो वर्णों को भी ऐसे एक उसकी एक लाइन बना देते हैं कि भाई तमस और ये जो शूद्र है वो नीचे है, और वैश्य नेक्स्ट है, और क्षत्रिय नेक्स्ट है। क्योंकि हर वर्ण के हिसाब से जो जो उसकी मैनिफेस्टेशन है वर्ण की, उस वर्ण की इंटेंशन जो है वो संसार की तरफ जाती है या अध्यात्म की तरफ जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो चलिए इसलिए हम अब हायर इंटेंशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम सत्व की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उस सत्व से हमारी ईगो के साथ अटैचमेंट कम हो जाती है, इसलिए हमारा अहंकार कम हो जाता है, इसलिए हम उधर की तरफ जाने की कोशिश करते सब चुप हो गए, टाइम भी खत्म हो गया। हैं। इसी इसी को नेक्स्ट टाइम और आगे ले जाएंगे। हाँ कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टू मच इंफॉर्मेशन भी हो जाती नहीं है। नहीं, मेरे को पतंजलि का एग्जाम्पल याद आ गया जो पहले आपने एक बार बताया था। सो है ना। तो
सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स नॉलेज है, बट एट द सेम टाइम आउटकम बहुत सिंपल है। तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ इवेंचुअली मैं सारी दुनिया घूम आया, मगर मैं मेरे अंदर ही पड़ा मिला, बाहर कहीं नहीं है। नहीं, वो स्ट्रक्चर्ड है और सब कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड है। ये हाँ, अभी एवरीथिंग तक इज के हम कनेक्टेड। कितनी चीजें अलग अलग हमने बात किए हैं, कितने प्राण की, ध्यान की, तंत्रा की, प्राणायाम और शक्तियों की, और सारी चीजें जो है वो सब तो सब कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। दिस इज वाई और ये तो हम कहते हैं कि भाई ये तो हम सुई की नोक के बराबर जानते हैं, यस। इतना ज्ञान है ये शास्त्रों में। तो ये तो हमें समझना चाहिए कि एक ब्लेसिंग है कि हम लोग ऐसे उस ज्ञान वाले एनवायरनमेंट पे पैदा हुए। ये ट्रू तो बहुत ट्रू। बड़ी ब्लेसिंग है। और हर्ष ने अपने पीछे वो लगाया हुआ टीवी, नहीं, मतलब तो ये मेरे जो ख्याल ये खजूर का पेड़ क्यों हिल रहा है? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। नो, तेरे पीछे जो दिखा